नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे पेरिस में हो रहे ओलंपिक खेलों पर। आपको दिखाएंगे सभी खेलों की एक झलक। इस बार के ओलंपिक में ब्रेक डांस को भी शामिल। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिस्टिक स्विमिंग की। आर्टिस्टिक स्विमिंग ये जिम्नास्टिक और डांस का एक मिक्स रूप है जिसमें तैराक पानी के अंदर जटिल और गतिशील एक्टिविटीज करता है जिन्हें फिगर्स के रूप में जाना जाता है, और संगीत के साथ पानी में हाथ की हरकतों का एक समन्वित रूटीन करते हैं। इसमें तैराकी पेयर में या टीम बना के टीम स्पर्धाओं में कई रचनात्मक और कलाबाजी वाली एक्टिविटीज भी करते हैं जिनके लिए ताकत और कौशल की आवश्यकता होती है। आर्टिस्टिक स्विमर को पानी में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए और पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह बेहतरीन फिटनेस का प्रदर्शन करना। इन तैराक को दुनिया के सबसे फिट एथलीटों में से एक माना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप दौड़ते समय अपनी सांस रोककर दौड़ रहे हैं। वर्ल्ड लेवल आर्टिस्टिक स्विमर बनने के लिए एथलीटों को न केवल अपनी आर्टिस्टिक स्विमिंग यह तकनीकी कौशल का अभ्यास करना चाहिए बल्कि पानी के अंदर और बाहर तैराकी ताकत और एक अन्य सामान्य एथलेटिक्स कौशल का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। नंबर 2 पर बात करते हैं कैनो स्लैलम। कैनो स्लैलम में दो तरह की नावों कैनो सी और कयाक के बीच कंपटीशन होती है। कैनो में एक एथलीट द्वारा सिंगल बेट का इस्तेमाल किया जाता है जो नाव में बंधा होता है और उसके पैर घुटनों पर मुड़े होते हैं और शरीर के नीचे दबे होते हैं, जबकि कयाक के में बैठे हुए डबल ब्लेड पेडल का इस्तेमाल करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 व्यक्तिगत स्पर्धाएं होती हैं। महिलाओं के कयाक में WK1, पुरुषों के कयाक में MK1 और महिलाओं की कैनो में WC1, पुरुषों की कैनो में MC1। महिलाओं की कयाक क्रॉस होती है, वो WX1 कहलाती है और पुरुषों की कयाक। नंबर 3 पर बात करते हैं कैनो स्प्रिंट। कैनो स्प्रिंट एक समतल जल क्षेत्र में होता है और दो प्रकार की नावों कैनो सी और कयाक के द्वारा दौड़ में भाग लिया जाता है। कैनो में पैडलर एक सिंगल ब्लेड पैडल का उपयोग करके स्ट्राइडिंग स्थिति में प्रतिस्पर्धा करता है, जबकि कयाक में बैठने की स्थिति में डबल ब्लेड पैडल का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में 200 से 5000 मीटर तक की 4 दूरियों पर प्रतिस्पर्धा की जाती है। व्यक्तिगत रूप से 4 लोगों की टीमों में प्रत्येक खेल को नाव के प्रकार, प्रति नाव प्रतियोगियों की संख्या, लिंग और दौड़ की दूरी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 4 पर बात करते हैं ट्रायथलॉन। ट्रायथलॉन एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है। इसमें 3 डिसिप्लिन स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग शामिल है। ट्रायथलॉन में प्रतियोगी फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए रेस का हिस्सा होते हैं और जो एथलीट इस प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंचता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। नंबर 5 पर आता है डाइविंग। डाइविंग एक ऐसा खेल है जिसमें किसी प्लेटफॉर्म या स्प्रिंग बोर्ड से पानी में कूदना या गिरना शामिल है, आमतौर पर कलाबाजी कर। डाइविंग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल है जो ओलंपिक खेलों का हिस्सा है। नंबर 6 पर मैराथन स्विमिंग। मैराथन स्विमिंग को ओपन वाटर तैराकी भी कहा जाता है क्योंकि यह पूल के बजाय पानी के खुले शरीर में आयोजित की जाती है। इस खेल ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अपना ओलंपिक डेब्यू किया जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ही 10 किलोमीटर ओपन वाटर रेस थी। मैराथन तैराकी 1991 से विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भाग लेती रही हैं, जहां पुरुष और महिलाएं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लेते हैं। हालांकि ओपन वाटर तैराकी उससे बहुत पहले से चली आ रही है क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में कई दौड़ें ओपन वाटर में आयोजित की गई थी। नंबर 7 पर आता है मॉडर्न पेंटाथलोन। ग्रीक में पेंटिस शब्द का अर्थ है 5, जबकि एथलॉन का अर्थ है प्रतियोगिता, जो यह बताता है कि यह खेल में एक में 5 अलग अलग इवेंट शामिल हैं। आधुनिक पेंटाथलॉन में 5 स्पर्धाएं तलवारबाजी, तैराकी, घुड़सवारी, पिस्तौल शूटिंग और दौड़ उन कौशलों को दर्शाने के लिए चुनी गई थी जो 19वीं सदी के घुड़सवार सैनिकों के पास होनी चाहिए थी और उन्हें निखारना चाहिए था। इस आयोजन में सुझाव दिया गया कि आधुनिक सैनिकों में तलवारबाजी का कौशल, तेजी से तैरने की क्षमता, सवार के लिए अज्ञात घोड़ों की सवारी करने की क्षमता, पिस्तौल से सटीक निशाना लगाना और बहुत चपलता होनी चाहिए। हालांकि इस प्रतियोगिता को 19वीं सदी के युद्ध के लिए अपडेट किया गया था। नंबर 8 पर आता है सर्फिंग। सर्फिंग दुनिया में सबसे लोकप्रिय और सबसे पसंदीदा चरम खेलों में से एक है। यह सर्फ बोर्ड पर खड़े होकर या लेटकर समुद्र या महासागरों में लहरों पर सवारी करके किया जाता है। यह चरम खेल जिसे प्राचीन काल में दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न माना जाता है, मनोरंजन या शौक के बजाय एक आवश्यकता थी। मूल रूप से जहाजों से किनारे पर लौटने के तरीकों के रूप में इस खेल का इस्तेमाल किया जाता था। सर्फिंग समय के साथ एक शौक बन गया और 1920 में एक आधिकारिक खेल बन गया। नंबर 9 पर वाटर पोलो। वाटर पोलो को शुरू में एक जोखिम भरे खेल के तौर पर जाना जाता था
जो पहली बार 19वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड की नदियों और झीलों में रुग्बी के जलीय संस्करण के रूप में विकसित हुआ था। इस खेल में 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें 3 मीटर गहरे पूल में आमने सामने होती हैं, जिसका आयाम तय नहीं है और जो 20 बाय 10 या 30 बाय 20 मीटर के बीच हो सकता है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन द्वारा अनुमोदित मैचों के लिए पुरुषों के लिए 30 बाय 20 मीटर पूल और महिलाओं के लिए 25 बाय 20 मीटर पूल की आवश्यकता होती है। मैच में 8-8 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। गोलकीपर के अलावा अन्य खिलाड़ी गेंद को केवल एक हाथ से पकड़ सकते हैं। खिलाड़ी गेंद को अधिकतम 30 सेकंड तक के लिए पकड़ सकते हैं। अगर टीम इस समय के भीतर शॉट का प्रयास नहीं करती है तो गेंद की पोजीशन विरोधी टीम के पास चली जाती है और शॉट क्लॉक रिसेट हो जाती है। नंबर 10 पर ट्रैम्पोलाइन। ट्रैम्पोलिन एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक स्टील फ्रेम के बीच तना हुआ मजबूत कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसमें अक्सर कई कुंचलित स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है। लोग मनोरंजन और प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के लिए ट्रैम्पोलिन पर उछलते हैं। वह कपड़ा जिस पर उपयोगकर्ता उछलते हैं, जिसे सामान्यतः बाउंस मैट या ट्रैम्पोलिन बैट के नाम से जाना जाता है, स्वयं लोचदार नहीं होता है। यह लोच उसे फ्रेम से जोड़ने वाले स्प्रिंगों द्वारा प्रदान की जाती है, जो संभावित ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। नंबर 11 पर आता है रुग्बी सेवेंस। रुग्बी सेवेंस, जिसे आमतौर पर सेवेंस के नाम से जाना जाता है, रुग्बी यूनियन का एक प्रकार है। तो 40 मिनट के हाफ के लिए मैदान पर 15 खिलाड़ियों के बजाय 7 मिनट के हाफ के लिए मैदान पर केवल 7 खिलाड़ी शामिल होते हैं। नंबर 12 पर बात करते हैं रोइंग की। रोइंग, जिसे अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रू कहा जाता है, औरों का उपयोग करके नावों की रेसिंग का खेल है। यह पैडलिंग खेलों से बिल्कुल अलग है, जिसमें रोइंग औरों को रोला का उपयोग करके नाव से जोड़ा जाता है, जबकि पैडल नाव से जुड़े नहीं होते हैं। रोइंग को 2 विषयों में बांटा गया है, स्कलिंग और स्वीप रोइंग। स्कलिंग में प्रत्येक रोवर 2 औरों को रखता है, प्रत्येक हाथ में एक, जबकि स्वीम रोइंग में प्रत्येक रोवर दोनों हाथों से एक नाव को पकड़ता है। नंबर 13 पर बात करते हैं रिदमिक जिम्नास्टिक। रिदमिक जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें जिम्नास्ट फर्श पर एक उपकरण के साथ प्रदर्शन करते हैं। ये घेरा, गेंद, क्लब या रिबन। ये खेल जिम्नास्टिक, नृत्य और कैलिस्थेनिक्स के तत्वों को जोड़ता है। रिदमिक जिम्नास्टिक इंटरनेशनल जिम्नास्टिक महासंघ द्वारा यानी कि FIG द्वारा शासित है, जिसने इसे पहली बार 1963 में एक खेल के रूप में मान्यता दी थी। 14 पर बात करते हैं फेंसिंग की। फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी। ये एक युद्ध खेल है जिसमें तलवारबाजी शामिल है। आधुनिक तलवारबाजी के 3 अनुशासन हैं, पन्नी, एपी और कृपाण। प्रत्येक अनुशासन एक अलग तरह के ब्लेड का उपयोग करता है, जो एक ही नाम से साझा करता है और अपने स्वयं के नियमों को लागू करता है। अधिकांश प्रतिस्पर्धी फेंसर एक अनुशासन में एक्सपर्ट होते हैं। नंबर 15 पे बात करते हैं साइकिलिंग BMX फ्रीस्टाइल। इस खेल ने खचाखच भरी भीड़ के सामने एक रोमांचकारी तमाशा पेश किया, जिसने इंटरनेशनल ओलंपिक समिति को अंतिम शहरी खेल की क्षमता के बारे में आश्वस्त किया। BMX फ्रीस्टाइल टोक्यो 2020 में अपनी प्रतिस्पर्धी शुरुआत करने के बाद पेरिस 2024 में अपने पूरे ओलंपिक खेलों के लिए लौटता है। नंबर 16 पर बात करते हैं साइकिलिंग ट्रैक। ट्रैक साइकिलिंग रेसिंग का खेल है। आमतौर पर ट्रैक साइकिलों के लिए विशेष रूप से निर्मित ट्रैक या वेलोड्रम को उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अधिकतर प्रतियोगिताएं पुराने वेलोड्रम पर आयोजित की जाती हैं, जिसके ट्रैक के किनारे अपेक्षाकृत उथले होते हैं। ट्रैक रेसिंग खेल के समतल मैदान पर घास के ट्रैक पर भी की जाती है। इस तरह की प्रतियोगिताएं स्कॉटलैंड में गर्मियों के दौरान हाईलैंड गेम सम्मेलन में बहुत आम है, लेकिन इंग्लैंड में गर्मियों के दौरान और भी कई नियमित खेले जाते हैं। नंबर 17 पर बात करते हैं साइकिलिंग BMX रेसिंग। BMX साइकिल खेल जिसमें प्रतियोगी ऐसी साइकिल चलाते हैं जो रोलर्स, जंप और वैंड कवर्स जैसी विशेषताओं के साथ निर्मित डर्ट ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए विशेषीकृत होती हैं। नंबर 18 पर बात करते हैं साइकिलिंग रोड। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, सड़क पर साइकिल चलाने का एक खेल। ये पक्की सड़कों पर होता है। बाइक रेसिंग का सबसे पारंपरिक, लोकप्रिय और शुद्धतम रूप माना जाने वाला रोड साइकिलिंग कई अलग अलग रूप में जाना जाता है। सड़क पर होने वाली प्रतियोगिताओं में टाइम ट्रायल, रोड रेस, स्टेज रेस, क्रेस्टेरियन, सर्किट रेस और टीम टाइम ट्रायल शामिल हैं। पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेलों में पुरुष और महिलाएं टाइम ट्रायल और रोड रेस में प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। नंबर 19 पर बात करते हैं साइकिलिंग माउंटेन बाइक। माउंटेन बाइकिंग संक्षिप्त रूप से इसको MTB बोलते हैं। ऑफ रोड साइकिल चलाने का एक खेल है जो अक्सर ऊबड़ खाबड़ इलाकों में होता है।
आमतौर पर विशेष रूप से डिजाइन की गई माउंटेन बाइक का उपयोग करके माउंटेन बाइक अन्य बाइकों के साथ समानताएं साझा करती है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ इलाकों में स्थायित्व और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई विशेषताओं को शामिल करती है। नंबर 20 पर बात करते हैं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की। कलात्मक जिम्नास्टिक यानी कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का ये एक अनुशासन है जिसमें एथलीट विभिन्न उपकरणों पर छोटे छोटे अभ्यास करते हैं। नंबर 21 पर बात करते हैं एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स खेल